कश्मीर से हिंदू कश्मीरी पंडितों का पलायन हमारे देश के इतिहास में एक काला धब्बा। वैसे धब्बे बहुत हैं हमारे इतिहास में, लेकिन यह धब्बा उतना ही काला है जितना गहरा। यह एक ऐसा जख्म है जिसके ऊपर ठीक से मरहम तो दूर की बात है, उसे बार बार खुरेदा गया है, राजनीति के लिए या फिर निजी मुनाफे के लिए। इस कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस को 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं और 30 साल बाद भी इसके हर पहलू पर विवाद है। जनवरी और मार्च 1990 के बीच में कश्मीर में हुआ क्या था? कितने कश्मीरी पंडितों को टारगेट करके मार डाला गया? उनको उस समय सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? उनके हाल पे उन्हें ट्रांजिट कैंप्स में किसने छोड़ा? उनके वापस जाने के सपने आज तक सपने क्यों रह गए हैं? 30 साल हो गए हैं ये जवाब ढूंढते ढूंढते, लेकिन 30 सालों में कश्मीरी पंडितों को एक बात तो समझ में आ गई है, उनके नाम पे बहुत लोगों ने फायदा उठाया, चाहे वो हो नेता या अभिनेता। देशभक्त पर आज समझने की कोशिश करेंगे कौन जिम्मेदार है इस काले धब्बे के लिए और कौन इस त्रासदी का आज भी फायदा उठा रहा है। कश्मीर के इतिहास को YouTube क्या कोई किताब तक नहीं समझा सकता है, इतना लंबा और इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ये। लेकिन कश्मीरी पंडितों का जो इशू है उसको कश्मीर के हिस्ट्री के साथ देखना बहुत जरूरी है, तभी समझ में आएगा। उस इतिहास का एक छोटा सा ताना बाना हमने इस 2 पार्ट स्पेशल एपिसोड में किया था, समय मिले तो जरूर उसको भी देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी देके रखा है। आज के एपिसोड में इतना ही कहना काफी है कि कश्मीर एक टाइम बॉम्ब था जो 1990 तक फटने को तैयार हो गया था। 1982 में शेख अब्दुल्ला का देहांत हो जाता है, कश्मीर के सबसे बड़े लीडर। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बागडोर उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के पास आ जाती है। 1983 में वो इलेक्शंस जीतते हैं, लेकिन दिल्ली में सरकार को चैन कहां। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बांट देते हैं, अपने प्यादे गुलाम मोहम्मद शाह को बनाते हैं चीफ मिनिस्टर। इस दखलंदाजी से गुस्सा और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दोनों बढ़ती है कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट या JKLF जैसे संगठन अपनी गतिविधियां बढ़ाना शुरू कर देते हैं, लोगों का सपोर्ट भी उन्हें मिलता है और 1986 में राजीव गांधी सरकार बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाती है और वहां पूजा पाठ की परमिशन देती है। इस बात को लेकर कश्मीर में पाकिस्तान बैक्ड आतंकवादी को मौका मिल जाता है लोगों को बांटने का। लाइन से हिंदू टेंपल्स पर अटैक होने शुरू हो जाते हैं और कश्मीरी पंडितों के दुकान और उनके घरों पर हमले शुरू हो जाते हैं। 1986 तक गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार फ्लॉप साबित होती है। फिर राजीव गांधी को समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है और फारूक अब्दुल्ला को फिर से चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। लोगों को भी साफ दिखने लगा कि कश्मीर की बागडोर तो न्यू दिल्ली से संभाली जा रही है। हद तो तब हो जाती है जब 1987 के इलेक्शंस को पूरी तरीके से खुले तरीके से रिग किया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स जीत कर भी हार जाते हैं। डेमोक्रेसी का कत्ल होता है, फारूक अब्दुल्ला फिर से चीफ मिनिस्टर बनते हैं और उसी के साथ बहुत सारे कश्मीरी युवा मिलिटेंसी की तरफ जाते हैं। आखिरी चिंगारी लगती है 1989 में, जब आतंकी संगठन JKLF ने मुफ्ती सईद की बेटी को किडनैप कर लिया और सरकार ने उनकी सारी मांगे पूरी भी कर दी, उनके साथियों को जेल से रिहा भी कर दिया। कहा जाता है कि अगर VP सिंह सरकार सरेंडर इस तरीके से ना करती तो मिलिटेंसी के आने वाले दिन शायद इतने भयानक ना होते। इतिहास के पन्ने टटोल लीजिए, दहशत फैलाने का सबसे बेस्ट तरीका ही एक ही मिलेगा आपको, माइनॉरिटीज को टारगेट करो। जर्मनी हो या कश्मीर, सेम मॉडल। यहां पंडितों को टारगेट किया गया। बीजेपी के लीडर टीकालाल टपलू, रिटायर्ड जज नीलकांत गंजू, जर्नलिस्ट लॉयर प्रेमनाथ भट्ट, चुन चुन के कश्मीरी पंडितों को मार डाला गया। इन हाई प्रोफाइल किलिंग्स के साथ एक डर का माहौल बना दिया गया वादी में और एक खबर फैला दी गई कि आतंकवादियों के पास लिस्ट है कश्मीरी पंडितों की विथ फुल एड्रेस। फिर लोकल न्यूज़पेपर में एक संदेश आता है, एलिजेडली पाकिस्तान के हिजबुल मुजाहिदीन की तरफ से पंडितों को वहां से निकल जाने की हिदायत दी जाती है। अचंभे की बात यह है कि सरकार इस सब से निपटने में बिल्कुल ही नाकामयाब रहती है। यह एक टेरर प्लस इंफॉर्मेशन प्लस वॉर प्रोपेगेंडा चल रहा था और सरकार बिल्कुल इल इक्विप थी। 19 जनवरी 1990 की रात फारूक अब्दुल्ला की सरकार ऑलरेडी बर्खास्त हो चुकी है और गवर्नर्स रूल लागू है। पाकिस्तानी मास्टरमाइंड्स और उनके प्यादों ने अब खेला अल्टीमेट गेम।
मस्जिदों के लाउडस्पीकर और सड़कों पर प्रो पाकिस्तान और एंटी हिंदू नारे लगाए गए। फिर से सरकार ने कुछ नहीं किया। कश्मीरी पंडितों की कम्युनिटी ने अब आनंद फानंद में यह तय किया कि भैया अगर जीवित रहना है तो निकलना है यहां से, क्योंकि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। जो कुछ सामान पैक हो सकता था, जो ट्रांसपोर्टेशन मिल सकता था, वो लेकर कश्मीरी पंडितों ने वहां से पलायन किया अपना जान बचा के। 20 जनवरी को पहला ग्रुप ऑफ पंडित्स कश्मीर से निकले। ठीक उसके एक दिन बाद जनवरी 21 को सीआरपीएफ ने 50 से भी ज्यादा कश्मीरी मुस्लिम प्रोटेस्टर्स को गोकडल ब्रिज पर मार गिराया। इस गोकडल मैसेकर को वर्स्ट मैसेकर इन द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन कश्मीर माना जाता है, और यह दिखाता है कि उस समय सरकार कितनी क्लूलेस थी। हुआ यूं कि मिलिटेंसी और किलिंग्स बढ़ रही थी। आर्मी घर घर तलाशी ले रही थी वेपन्स के लिए, जो आतंकवादियों ने सिविलियंस के घर पे छुपा के रखा था। इसके बीच में खबर फैलती है कि काफी घरों में महिलाओं के साथ बर्बरता हुई है फोर्सेस द्वारा। लोग प्रोटेस्ट करने सड़क पे उतरते हैं और देखते ही देखते मामला हाथ से निकल जाता है। अगर पाकिस्तान का मकसद था दो कम्युनिटीज को बांटना जो सदियों से साथ साथ रहते आए हैं, तो वो 48 घंटे के अंदर सफल हो गए। एक तरफ पंडितों का पलायन और दूसरी तरफ मुसलमानों का मैसेकर। वेल प्लेड। अगले कुछ महीनों में हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस होता रहा। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति या KPSS के अनुसार 75,000 कश्मीरी पंडित फैमिली से 70,000 के लगभग 1990 और 1992 के बीच में वहां से पलायन कर गए, और सन 2000 तक यह पलायन जारी रहा। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार 400 कश्मीरी पंडितों की हत्या चुन चुन के 1990 टू 2011 के बीच में किया गया। एक सवाल जो आजकल नहीं पूछा जाता है क्योंकि इल्जाम लगाना ज्यादा आसान होता है, लेकिन सवाल तब भी बनता है कि क्या होता अगर कश्मीरी पंडितों को समय पर सुरक्षा दी जाती। इस सवाल पर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर उस समय के जगमोहन को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। पलायन के ठीक पहले उन्हें नियुक्त किया गया था और बहुतों का यह मानना है कि उन्होंने पंडितों को कश्मीर छोड़ने के लिए प्रोत्साहन दिया था। उधर बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स का यह भी मानना है कि जगमोहन ने एक्चुअली उनको एक सेफ पैसेज दिया था, क्योंकि सदियों से साथ रहने वाले उनके मुसलमान नेबर्स, उनके मुसलमान भाई उनके खून के प्यासे हो गए थे, खून और बलात्कार पर उतर आए थे। इन दोनों बातों में ही अपना अपना सच है। यहां कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है नहीं जिसको बनाने की कोशिश हो रही है। वजाहत हबीबुल्ला, उस समय जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर, ने 2015 में लिखा कि मार्च 1990 में उनके दफ्तर का घेराव कर लिया गया और लोकल्स उन्हें पूछ रहे हैं कि पंडितों को ऐसे सरकार जाने के लिए प्रोत्साहित क्यों कर रही है। लोकल्स का यह मानना था कि पंडितों को बाहर इसलिए निकाला जा रहा है ताकि आर्मी उन पर अंधाधुंध गोलीबारी कर सके बिना किसी रोक टोक के। हबीबुल्ला लिखते हैं कि उन्होंने भीड़ को यह समझाया कि ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कश्मीरी पंडितों के लिए मस्जिदों से उनकी मौत का फरमान आ रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर प्रशासन और लोकल मुस्लिम्स ने साथ दिया होता कश्मीरी पंडितों का, तो शायद यह नौबत नहीं आती। यह बात भी सच है कि जगमोहन को सलाह दी गई थी कि एक अपील तो टेलीकास्ट करें कि कश्मीरी पंडितों की जान माल की पूरी तरीके से सुरक्षा की जाएगी, उसके लिए सेना है। लेकिन जगमोहन ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। उल्टा सिक्योरिटी के लिए रेफ्यूजी कैंप्स बना दिए गए हर डिस्ट्रिक्ट में, और कश्मीरी पंडितों को कहा गया कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो कैंप्स में आइए, सिक्योरिटी वहीं मिलेगी। और जो सरकारी अफसर अपनी जगह सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे वो वहां से जा सकते थे, उनकी सैलरी आती रहेगी ज्यों की त्यों। आतंकवादियों के सामने यह शायद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। अब तो सरकार की तरफ से भी पलायन की परमिशन मिल चुकी थी। यह पलायन क्यों होने दिया गया, इस पर सवाल है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला यह बिल्कुल क्लियर है। देश में बढ़ते हुए हिंदू मुस्लिम डिवाइड को एक और असला मिल गया। खतरे में है भावना को एक और उदाहरण मिल गया। बंटवारे की राजनीति को एक और बैसाखी मिल गई। अगर यह कश्मीर में हो सकता है तो भाई कल कन्याकुमारी में भी हो सकता है। उधर कश्मीरी पंडित्स ने शायद कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपने घर कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे, लेकिन दिन बने महीने, महीने बने साल। मिलिटेंसी ने कश्मीर को जकड़ लिया और कश्मीरी पंडित, जो कि ज्यादातर एक मिडिल क्लास कम्युनिटी थी, उन्हें टेंट्स में जीना पड़ा। जिनके पास थोड़ा पैसा था, थोड़ी पहचान थी, वो दिल्ली, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ जैसे शहरों में सेटल कर गए। आज भी जम्मू में जगती नामक एक टाउनशिप है जहां 4000 से 5000 कश्मीरी पंडित रहते हैं। ऐसे ही सरकारी सेटलमेंट्स, छोटे घर,
नगरोटा में भी मिलेंगे, मुठी में भी आपको मिलेंगे। आज भी कश्मीरी पंडित्स वापस जाने की चाह तो रखते हैं, जबकि कहीं ना कहीं उन्हें भी मालूम है कि ये बस अब एक सपना ही रह गया है। सरकारें आई, सरकारें गईं, बड़े बड़े वायदे हुए, पंडितों के लिए वादी में हाई सिक्योरिटी टाउनशिप्स बनाए जाएंगे ऊंची ऊंची दीवार के साथ, इजरायली सेटलमेंट्स की तरह। लेकिन वादी में आज भी सिचुएशन ठीक नहीं है, आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं। और कश्मीरी पंडित्स के घर या तो वो उस समय उन पर कब्जा हो गया या वो सस्ते दामों में बेच दिए गए। 5 अगस्त 2019 को जब सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाया, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया, तो सबसे ज्यादा खुशी कश्मीरी पंडित्स को हुई। उन्हें लगा कि उनके साथ कम से कम कुछ इंसाफ तो हुआ है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो कश्मीरी पंडित वादी में बचे भी हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। संजय टिक्कू, प्रेसिडेंट ऑफ द कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति KPSS ने 2020 में फास्ट अनटू डेथ किया, क्योंकि वो मोदी सरकार को चाहते थे कि उनकी बात सुने। क्योंकि जो कश्मीरी पंडित वहां बचे हैं, हाई कोर्ट, होम मिनिस्ट्री के आदेश के बावजूद कश्मीरी पंडित को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रही है। वहां नॉन माइग्रेंट पंडित फैमिलीज या फिर वो कश्मीरी पंडित जो आतंकवाद के बावजूद वहां से नहीं हिले, उन्हें सरकार की तरफ से कोई हेल्प, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। 800 कश्मीरी पंडित फैमिलीज जो वादी में डटे रहे, उनमें से 500 के पास नौकरी नहीं रही। ऊपर से आर्टिकल 370 हटने के बाद, कोविड की मार के बाद उनकी तो कमर ही टूट गई। 2014 में बीजेपी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक बड़ा वायदा किया था, कश्मीरी पंडितों की वापसी अपने पूर्वजों की धरती पर विद डिग्निटी, विद सिक्योरिटी, विद अश्योर्ड लाइवलीहुड। इसका कश्मीरी पंडित्स ने जोर शोर से काफी समर्थन भी किया था। उन्हें लगा कि कांग्रेस, VP सिंह, यहां तक कि वाजपेयी सरकार की असफलता के बाद उन्हें कुछ ना कुछ तो जस्टिस मिलेगा, इंसाफ मिलेगा, वो वापस जा पाएंगे। लेकिन आज करीबन 8 साल के बाद वही निराशा उन्हें फिर से मिली है। कुछ नहीं बदला है। एक और चीज जो नहीं बदली है, कश्मीरी पंडितों के साथ वादी में जो हुआ, जो बर्बरता हुई, उसे पॉपुलर नैरेटिव में घुलाया जा रहा है, उसे वेपनाइज किया जा रहा है, जिससे देश में जो बंटवारा हो रहा है उसे और मसाला मिले, नफरत की इस आग को और ईंधन मिले। यह सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित जो आज तक इंसाफ और कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं सुनी गई। यह बताया जा रहा है कि किससे नफरत करो। यह नहीं पूछा जा रहा है कि 30 सालों में सारी पार्टीज को मौका मिला, किसी ने क्यों कुछ नहीं किया। कश्मीरी पंडित की हालत आज भी उतनी खस्ता है, लेकिन यह बताया जा रहा है कि गोली किसे मारनी है। अगर पाकिस्तानी ISI इस तमाशे को देख रही हो तो वो भी आश्चर्यचकित रह जाएगी कि कश्मीर में एक कम्युनिटी को टारगेट करने के बाद, उसके 30 साल बाद भी वो देश को बांटने में कितना सफल हो रहे हैं।